हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या भाई साहब, कक्षा 10 का जीव विज्ञान और हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना। देखिएगा, नई वाली एनसीईआरटी, जो नई वाली आपकी एनसीईआरटी है उसके हिसाब से ये अध्याय नंबर 5 है, ठीक है। और अगर आपके पास पुरानी पड़ी होगी तो अध्याय नंबर 6 है, लेकिन कंटेंट दोनों में क्या है, सेम ही है, तो घबराने का नहीं। और इस चैप्टर पे हमारा यह वीडियो नंबर 14 होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि 14 ये हमारा वीडियो लेक्चर होगा। और अगर आपने इसे पहले वाले नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो देख लेते हैं आज का हमारा क्या क्या टॉपिक होने वाला भाई साहब। चलिए देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा हृदय, यानी कि हार्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हृदय की बाह्य संरचना, यानी कि हृदय की बाह्य संरचना में क्या क्या आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे इसकी बाह्य संरचना कैसे होती है। और तीसरा टॉपिक होगा हृदय की आंतरिक संरचना, यानी कि हृदय की आंतरिक संरचना में क्या क्या आएंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं भाई साहब टॉपिक को। तो हमारा पहला टॉपिक है हृदय, यानी कि हार्ट, इसे इंग्लिश से हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया है भाई साहब। हृदय मानव शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। जो हमारा हृदय होता है क्या है, मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इस बात को क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे और ये हम सब जानते भी होंगे, ठीक है ना। ये हमारे शरीर का है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हृदय विशेष प्रकार के हृदय पेशियों यानी कि कार्डियक मसल का बना होता है। यह जो आपका हृदय होता है, यानी कि हमारा जो हृदय होता है किसका बना होता है, हृदय पेशियों का बना होता है, हृदयी पेशियों का बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। इस बात को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम क्या करेंगे, ध्यान में रखते चलेंगे। फिर क्या भाई साहब, हृदय विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विभिन्न अंगों में पंप करता है, ठीक है। देखिएगा हृदय का काम क्या होता है, यह पूरे शरीर से क्या करेगा, रक्त को एकत्रित करेगा और वाहिनियों की सहायता से विभिन्न अंगों में क्या करता है, पंप करता है, ठीक है ना। इस बात को क्या करेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। हृदय का क्या काम है, यह विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करेगा और वाहिनियों यानी कि नसों के द्वारा क्या करेगा, शरीर के विभिन्न अंगों में उसे पंप करता है, ठीक है ना। देखिएगा ऐसे आपका क्या होता है, हार्ट होता है, ऐसे क्या करता है, धड़कता रहता है। और यह रहा है आपका एनसीईआरटी वाला, ठीक है ना। इसे आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा बनाने की, ये पूछता भी है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं भाई साहब क्या है। तो अगला हमारा टॉपिक है हृदय की बाह्य संरचना, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है हृदय की बाह्य संरचना के अंतर्गत, यानी कि बाहर से देखने पे हमारा हृदय कैसा दिखाई देता है। हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। देखिएगा जो हृदय होता है यह कहाँ पर होता है, वक्ष गुहा में होगा, और कहाँ पर, फेफड़ों के बीच में स्थित होगा, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। यह तो क्या होगा, हमें पता चल गया, यानी कि इसकी स्थिति कहाँ पर होती है, मतलब ये कहाँ पर स्थित होता है उसके बारे में पता चल गया। सामान्यतः इसका आकार, यानी कि अब इसका आकार कैसा होता है, व्यक्ति के बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है ना। जो आपका हृदय होता है बाहर से कैसे दिखने में दिखाई देता है, जो हमारी बंद मुट्ठी होती है व्यक्ति की, वैसी उसी समान का क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है ना। आप लोग कोरियन वालों को लोगों को देखा होगा ऐसे हार्ट बनाते हुए छोटा सा, तो बंद मुट्ठी ऐसे होती है ना, उसी तरह क्या होता है, दिखाई देता है आपका समान आकार में। मानव हृदय गुलाबी रंग का स्पंदनशील, शंक्वाकार, खोखला एवं मांसल होता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका हृदय होता है कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है, स्पंदनशील होता है, ठीक है, यानी कि स्पंदित होता है, और क्या, शंक्वाकार होता है, और खोखला भी होता है, और कैसा होता है, मांसल होता है। यह बात क्या करेंगे आप लोग, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और आगे क्या है इसके बारे में जानकारी दी गई है उसे भी देख लेते हैं भाई साहब। मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम, कितना, 300 ग्राम होता है। यानी का मनुष्य जो होते हैं, यानी कि हम लोग जो होते हैं, हम लोगों के हृदय का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, 300 ग्राम तक होता है, ठीक है ना। इसे क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। मनुष्य का हृदय एक दाहिनी सॉरी 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 मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली या हृदयावरण, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। देखिएगा जो हमारा हृदय होता है क्या होता है, एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हृदयावरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है ना। तो आगे क्या भाई साहब, आगे भी देख लेते हैं।
आगे देखिएगा, यही क्या है, संरचना के बारे में आपके दिया गया है थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे ही बताकर। फिर क्या है, मानव हृदय चार कक्षीय या वेशमीय, कक्षीय कहिए या वेशमीय होता है, जो कि हृदय खांचों या कोरोनरी सल्कस, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, हृदय खांच बोलिए या कोरोनरी सल्कस इंग्लिश में बोलते हैं, द्वारा अलिंद तथा निलय में विभक्त होता है या बटा रहता है। क्या लिखा गया है, मानव हृदय चार कक्षीय या वेशमीय होता है, जो कि हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा अलिंद तथा निलय में बटा रहता है। ठीक है, आपका हृदय किस में बटा रहता है, अलिंद और निलय में बटा रहता है। और कैसा होता है, चार कक्षीय या वेशमीय होता है, जिसमें क्या होते हैं, दो अलिंद होते हैं, दो निलय होता है। ठीक है, और ये बाहर से किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, कोरोनरी सल्कस के द्वारा अलग किए जाते हैं। ठीक है ना। आगे ऐसा दिया गया है कि हृदय की ऊपरी भाग अलिंद यानी कि आर्ट्रिकल या आर्ट्रियम, ठीक है ना, आर्टिकल बोलिए या इसी के क्या बोलिए, आर्टियम, तथा निचला संक्वारूपी भाग निलय वेंट्रिकल कहलाता है। देखिए, जो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ठीक है ना, क्या होता है, हृदय का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, भाग में क्या होते हैं आपके अलिंद होते हैं, और निचले भाग में क्या होते हैं आपके निलय होते हैं। ठीक है ना, इस बात को भी क्या करेंगे हम लोग, याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है भाई साहब। दिया गया है कि शरीर से रुधिर लाने वाली महाशिराएं, यानी जो शरीर से क्या ला रही हैं, रुधिर को ला रही हैं, माए से महाशिराएं हैं, वह कहाँ खुलती हैं, दाएं अलिंद में खुलती हैं। तथा फेफड़ों से रुधिर लाने वाली, यानी जो फेफड़ों से क्या लाएंगे, रुधिर लेकर आएंगे, उनका नाम क्या होता है, फुफ्फुस शिराएं, कहाँ पर खुलती हैं, बाएं अलिंद में खुलती हैं। ठीक है, कहाँ पर खुलेंगी, बाएं अलिंद में खुलेंगी। ठीक है, फिर ऐसे आगे आपका दिया गया है भाई साहब, आगे क्या दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये सब जो पॉइंट है ना, अब जब आप फिगर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिगर के माध्यम से क्या हो जाएगा, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। पहले हम क्या कर लेंगे, पॉइंट देख लेते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है, दाएं नीले से फुफ्फुस महाधमनी, जो दाएं नीले से क्या निकलती है, फुफ्फुस महाधमनी लेती है, निकलती है, वो कहाँ जाती है, रुधिर को फेफड़ों में ले जाती है। ठीक है ना, और बाएं निलय से धमनी महाकांडी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य धमनी भी बोलते हैं, ठीक है, इसका इंग्लिश नाम यहाँ दे दिया गया है, को शरीर में ले जाती हैं। जो निलय से निकलती है कौन, धमनी महाकांड या मुख्य धमनी बोलिए, वो शरीर में क्या ले जाती है, रुधिर को ले जाती है। ठीक है ना, तो इस बात को क्या करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, और फिगर में भी हम लोग देख लेंगे, फिगर के माध्यम से इसे जितना भी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उसे फिगर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं अब हम लोग आगे, क्या है भाई साहब, आगे आगे दिया गया कि हृदय की आंतरिक संरचना। अब हम लोग पढ़ेंगे हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट। ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हृदय की आंतरिक संरचना को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है या स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे स्पष्ट किया जा सकता है उसे भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो पहला हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, पहला हो जाएगा अलिंद एवं निलय। ठीक है, आर्टियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है ना, हृदय की आंतरिक संरचना में सबसे पहली संरचना क्या होती है आपकी, अलिंद और निलय होते हैं। अलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट्रियम, और इसे क्या बोलते हैं, निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई साहब इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। मानव हृदय की अनुलंब काट के अध्ययन में दो अलिंद तथा दो निलय दिखाई देते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब हम मानव हृदय को क्या करते हैं, कट करते हैं, कौन सा काट लगाते हैं, अनुलंब काट लगाते हैं, तो क्या होगा, हमें दो अलिंद दिखाई देगा और दो निलय दिखाई देंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या दिया गया है भाई साहब उसे भी देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, तो आगे ऐसे दिया गया कि अलिंदों की दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं। अलिंद जो आलिंद होते हैं हृदय की आंतरिक संरचना में, उनकी दीवार कैसी होगी, पतली होगी, जबकि निलयों की दीवारें मोटी होती हैं। जो निलय होता है उसकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है, और आलिंद की दीवार कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है ना, और आगे ऐसे दिया गया है भाई साहब की दोनों अलिंद, यानी कि जो दोनों अलिंद हैं वो अंतरा अलिंदीय पट, किसके द्वारा, अंतरा अलिंदीय पट, यानी कि इंटरनल सेप्टम, ठीक है ना, तथा निलय अंतरा निलयी खांच द्वारा पृथक होता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से पृथक कैसे, जो दोनों अलिंद किसके द्वारा पृथक होंगे, अंतरा अलिंदीय पट के द्वारा होंगे, और दोनों निलय किसके द्वारा विभाजित होंगे, यानी अलग अलग होंगे, अंतरा निलयी खांच के द्वारा विभाजित होते हैं या पृथक होते हैं। इस बात को भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अभी फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे इसको। ठीक है ना, फिगर में कैसे दिया गया है आंतरिक संरचना, उसको भी क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट क्या दिया गया है साहब,
लिखा गया मानव हृदय में बायां अलिंद, यानी कि जो मानव का हृदय होता है उसमें जो बायां अलिंद होता है सबसे बड़ा वेश में होता है। ठीक है ना, जो बायां अलिंद होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ा वेश में या कक्षक जो भी बोल लीजिए, सबसे बड़ा वही होता है। चार कक्षक हो गए, तो चारों में से सबसे बड़ा कौन रहेगा, बायां वाला सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे अच्छी तरीके से। हमारी दूसरी संरचना होती है फोसा ओवेलिस। ठीक है ना, फोसा ओवेलिस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं भाई साहब। फोसा ओवेलिस क्या होता है, देखिएगा जो हृदय होता है, ठीक है ना, उसमें की गड्ढे जैसी संरचना होती है। अभी देखिएगा यहाँ पे लिखा गया कि अंतरा अलिंदीय पट के पश्च भाग में एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जो फोसा ओवेलिस कहलाता है। ठीक है ना, जो अंतरा अलिंदीय पट होता है उसके पास यानी कि उसके पीछे वाले भाग में क्या होता है, छोटा सा गड्ढे जैसी क्या होती है, संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस कहते हैं। ठीक है, बात क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए वैसे तो एनसीईआरटी में आपके ज़्यादा कुछ दिया गया नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे आगे देख लेते हैं कौन सी वह संरचना है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि भ्रूण में यह छिद्र फोरामेन ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भ्रूण होता है, यानी कि जब बच्चा कहाँ पर होता है, माता के गर्भ में होता है, भ्रूणावस्था में होता है, भ्रूण में होता है, तो उस समय इस छिद्र को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेलिस बोलते हैं। ठीक है, ये भी। हमारी तीसरी संरचना होती है महाशिराएं, यानी कि महाशिरा। महाशिराएं क्या है भाई साहब, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेना केवा। ठीक है ना, महाशिरा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ ऐसे दिया गया है कि महाशिराएं, कहाँ गया यार, हाँ ठीक है, दाहिने आलिंद में दो मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। ठीक है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहते हैं। ठीक है, अग्र महाशिरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवा, और पश्च महाशिरा को सुपीरियर वेना केवा बोला जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, दाहिने अलिंद में दो मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं, इन्हें अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देखे होंगे। ठीक है ना, फिगर में अभी मैं दिखा दूंगा अभी, अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, कहाँ पर खुलती हैं, दाएं आलिंद में खुलती हैं, दाहिने आलिंद में खोलेंगी, दो मोटी मोटी महाशिराएं खोलेंगी। इसे एक को जो ऊपर से खुलती है उसे क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा बोलते हैं। जो नीचे से खुलती है उसे क्या बोलते हैं, पश्च महाशिरा बोलते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाली क्या करती है, शरीर के ऊपर से रक्त लेकर आती है, और पश्च महाशिरा क्या करती है, शरीर के नीचे से यानी कि पैर वाले हिस्से से क्या करती है, रक्त को लाती है। ठीक है ना, इतनी बात क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो चलिए, हमारी अगली संरचना है कोरोनरी साइनस। ठीक है ना, इंग्लिश में भी इसे क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस ही बोला जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं भाई साहब, आखिरकार कोरोनरी साइनस होता क्या है, कोरोनरी साइनस होता क्या है। ठीक है ना, दिया गया है कि अंतरा आलिंदीय पट्ट के समीप हृदय की दीवारों में हृदय की दीवारों से आने वाले रुधिर के लिए कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। ठीक है ना, अब देखिएगा अंतरालिंदी जो पट होता है उसके समीप क्या होते हैं, हृदय की दीवारों से आने वाले रुधिर के लिए क्या होता है, एक छिद्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो हृदय है वो भी तो क्या एक प्रकार का ऑर्गन ही तो है, एक प्रकार का अंग ही तो है, उसके भी रक्त को क्या करना होता है, शुद्ध करना होता है, या उसको भी रक्त क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो हृदय की दीवारों से जो रक्त आता है, ठीक है ना, और जहां पर जिस छिद्र के द्वारा हृदय में आता है, हृदय का रक्त हृदय में आता है इस छिद्र द्वारा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमारी संरचना है स्पंदन केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं पेस मेकर। स्पंदन केंद्र, या इंग्लिश में आपने नाम से सुना भी होगा, पेस मेकर। ठीक है ना, इसके बारे में क्या दिया गया है भाई साहब, इसमें दिया गया है कि दाएं आलिंद में महाशिराओं के छिद्रों के समीप शिरा आलिंद गांठ होती है जो स्पंदन केंद्र या पेसमेकर कहलाती है। दाएं आलिंद में महाशिराओं के छिद्र के समीप, जो महाशिराएं जहाँ पर खुल रही हैं उसके छिद्र के समीप क्या होता है, शिरा आलिंद गांठ होती है या होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पंदन केंद्र, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे पेसमेकर कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अगला हमारा संरचना क्या दिया गया है भाई साहब, ऐसे कि फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड। ठीक है ना, किसके बारे में दिया गया है, फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड के बारे में दिया गया है। अगली संरचना ही हमारी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं, क्या है इसके बारे में दिया गया। दाएं निलय से फुफ्फुस चाप निकलती है। ठीक है ना, जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाती है या पहुंचाता है,
दाएं नीले से क्या होती है, फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रुधिर को कहाँ पर पहुंचाएगा, फेफड़ों तक पहुंचाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये सारे पॉइंट, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, कौन शुद्ध रुधिर ले जा रही है, कौन अशुद्ध को ले जा रही है। ठीक है ना। बाएं नीले से धमनी महाकांड निकलती है या धमनी महाकांड चाप निकलती है। ठीक है ना, जो संपूर्ण शरीर में क्या करती है, जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर को पहुंचाती है। ठीक है, या पहुंचाता है। ठीक है, तो इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अगली पॉइंट दी गई कि फुफ्फुस चाप तथा धमनी कांड चाप या धमनी महाकांड जो भी बोलिए, ठीक है ना, के आधार पर तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट सेमी लूनर, क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व लगे होते हैं। एक कपाट रुधिर को वापस हृदय में आने से या जाने से रोकते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, फुफ्फुस चाप हो गया या धमनी महाकांड चाप हो गया, उसके आधार पर, आधार यानी कि उसके नीचे जहां से क्या हो रही है, खुल रही है। ठीक है ना, उसके आधार पर क्या होती है, तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं, जिसे ये लोग क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है। ठीक है, इनका काम ये होता है कि यह कपाट रुधिर को वापस हृदय में जाने से क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट दिया गया कि अलिंद, अलिंद निलय छिद्र द्वारा, कहां से, अलिंद निलय छिद्र द्वारा, इंग्लिश में दे दिया गया है अपर्चर, आरटीओ वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा निलय में खुलता है। इन छिद्रों पर कपाट लगे होते हैं, इन छिद्रों पर भी क्या होते हैं, कपाट लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, जो रुधिर को अलिंद से निलय में जाने देते हैं परंतु वापस नहीं आने देते हैं। ठीक है ना, ये भी बात क्या करेंगे, याद रखेंगे। अलिंद कहाँ खुलेगा भाई साहब, अलिंद, अलिंद निलय छिद्र द्वारा निलय में खुलता है। इन छिद्रों पर क्या होते हैं, कपाट लगे होते हैं, जो रुधिर को क्या करेंगे, अलिंद से तो निलय में जाने देंगे लेकिन वापस निलय से अलिंद में आने नहीं देंगे। ठीक है, इस बात को भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो चलते हैं अगली संरचना की तरफ। अगली संरचना क्या होती है, त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट, यानी कि ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या होते हैं भाई साहब, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ गया भाई साहब, देखिएगा, दाएं अलिंद यानी कि जो आपका क्या है, दायां अलिंद व निलय के मध्य अलिंद निलय कपाट में तीन वलन होते हैं, अतः यह त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। ठीक है, देखिएगा, जो दाएं अलिंद निलय के मध्य में क्या होगा आपका, अलिंद निलय कपाट होता है, उसमें क्या होते हैं, तीन वलन होते हैं, तीन क्या होते हैं, वलन होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और ये कहाँ होता है, कैसे होता है, इस सब हम लोग फिगर में भी देख लेंगे, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, पहले तो हम क्या कर लेंगे, थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको फिगर के माध्यम से भी समझ लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया कि बाएं अलिंद व निलय के मध्य, जो बायां अलिंद है और निलय है उनके मध्य क्या होते हैं, दो वलन होते हैं, जिसे द्विवलनी या बाइकस्पिड वाल्व या कपाट, या इसका एक और नाम क्या होता है, मिट्रल, क्या होता है, मिट्रियल या मिट्रल कपाट। ठीक है ना, मिट्रल कपाट कहते हैं। फिर से देखिएगा, दाएं अलिंद व निलय के मध्य क्या होते हैं, कपाट में दो वलन होते हैं, जिसे द्विवलनी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व या तीसरा नाम इसका क्या होता है, मिट्रल वाल्व कहते हैं। इस बात को भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो हृदय की आंतरिक संरचना में इतने ही क्या होते हैं, भाग आते हैं, जिसके बारे में आपको क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, और साथ ही साथ इसका फिगर भी पेपर में पूछता है बनाने के लिए, तो उसे फिगर को भी आप क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। आपके जो फिगर है इसकी आंतरिक संरचना का आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया है। ठीक है ना, तो वहां से क्या कर सकते हैं, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं हृदय की आंतरिक संरचना को भी। ठीक है ना, देखिएगा, हृदय की आंतरिक संरचना में हमने इसे देखा था अलिंद और निलय, किसके बारे में देखा था, अलिंद और निलय के बारे में देखा था। तो आपको पता ही होगा, आंतरिक बाह्य संरचना से ही पता चल गया होगा, हृदय में क्या होते हैं, दो अलिंद होते हैं और क्या होते हैं, दो निलय होते हैं। ठीक है ना, अलिंद जो होते हैं वो क्या अंतरा अलिंदीय पट्ट द्वारा, और निलय क्या अंतरा निलयी पट्ट द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं। इस फिगर में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये क्या है आपका, यही क्या है आपका अंतरा निलयी पट्ट होता है, जो क्या करता है, निलय को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है ना, वेलिस का लोकेशन क्या होता है, फोसा वेलिस जो होता है, यह क्या होता है, आपने ऐसे लिखा था कि अंतरालिंदीय पट्ट। ठीक है ना, यानी कि अंतरालिंदीय पट्ट यहीं पर कहीं पर होता है बीच में। ठीक है, तो इसके पश्च भाग यानी कि इसके पीछे कहीं पर, यहीं पर क्या होता है, आपका फोसा वेलिस पाया जाता है। ठीक है ना, आगे आपने ऐसे देखा था महाशिराएं,
महाशिराएं, आपने ऐसे देखा था महाशिराएं। महाशिराएं में क्या देखा था, दाहिने अलिंद, यानी कि जो दाहिना अलिंद होता है, इसी दाहिने अलिंद में दो दो शिराएं क्या होती हैं, अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। ये क्या होती है, अग्र महाशिरा, और दूसरी क्या होती है, पश्च महाशिरा। ठीक है ना। अब देखिएगा यही अलग अलग छिद्रों द्वारा कहाँ होंगी, यहीं पर आकर खुलेंगी। कहाँ पर, दाहिने अलिंद में आकर खुलेंगी। ठीक है। ऊपर वाली क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा बोलते हैं, और नीचे वाली क्या बोलते हैं, पश्च महाशिरा बोला जाता है। आपने देखा था कोरोनरी साइनस, क्या देखा था, कोरोनरी साइनस देखा था। कोरोनरी साइनस क्या होता है, मैंने बताया जो हृदय का जो ब्लड होता है वो हृदय में पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक छिद्र होता है। वह कहाँ पर पाया जाता है, वही कहीं अंतराइंदी पट के पास में पाया जाता है। ठीक है ना। उसी क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोला जाता है, कोरोनरी साइनस कहा जाता है। ठीक है। कोरोनरी। अगला आपने देखा था स्पंदन केंद्र, क्या देखा था, स्पंदन केंद्र। यह क्या होता है, दाएं आलिंद में महाशिराओं के छिद्रों के समीप शिरा आलिंद गांठ होती है जो स्पंदन केंद्र कहलाती है। यानी कि जहाँ पर यह महाशिराएं क्या हो रही हैं, आकर खुल रही हैं, इसी के कहीं पास में क्या होता है, एक गांठ, गांठ जिसकी क्या होती है, संरचना होती है। यहाँ पर देखिए क्लियरली इस फिगर में बनाया नहीं गया है। ठीक है। तो आप लोग बस समझ लीजिए कि यहीं पर कहीं पर क्या होती है, इसे 3D फिगर है ना, अब इसमें ऐसे 2D में समझाया नहीं जा सकता। देखिए क्योंकि यह क्या होता है भाई साहब, 3D फिगर होता है, वैसे इसमें समझाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। बस ऐसे समझिए, जहाँ पर अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा क्या होती है, खुलती है, वहीं पर एक गांठ जैसी संरचना होती है, इसे स्पंदन केंद्र या पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है ना। ऐसे देखा था कि दाएं नीले से फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाता है। ठीक है। देखिए दायां नीला कौन सा है भाई साहब, यानी कि दायां नीला तो ही है। ठीक है। आपका क्या है, ये दायां नीला है। इस दाएं नीले से क्या होता है, आपका फुफ्फुस क्या निकलती है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, बाई पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी बोलिए या फुफ्फुस धमनी बोलिए। ठीक है। ये क्या करेगी, अशुद्ध रुधिर को कहाँ पर ले जाएगी, फेफड़ों तक पहुंचाएगी। ठीक है ना। और फिर अगला पॉइंट हमने ऐसे लिखा था कि बाएं नीले से, नीले से धमनी महाकांड चाप निकलता है जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचाता है। अब देखिएगा जो बायां आपका नीला होता है, यानी कि बायां बायां नीला कौन सा, यही है। ठीक है ना। इससे क्या होती है, नलिका निकलती है। देखिए यही नलिका ऐसे ऊपर भी गई है और यही ऐसे नीचे भी आई है, इसे महाधमनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये क्या करेगी, यह शुद्ध रुधिर को कहाँ पर ले जाएगी, पूरे शरीर में पहुँचाने का कार्य करेगी। ठीक है। आपने ऐसे देखा था कि फुफ्फुस चाप तथा धमनी महाकांड चाप के आधार पर तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। ठीक है ना। तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पर लगे होते हैं, देखिए यहीं पर, यहीं पर, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर क्या होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं आपके क्या, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। यहाँ पर आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपने ऐसे देखा था कि अलिंद अलिंद निलय छिद्र द्वारा निलय में खुलता है। इन छिद्रों पर कपाट लगे होते हैं जो रुधिर को अलिंद से निलय में जाने देते हैं परंतु वापस नहीं आने देते हैं। यानी कि देखिएगा ये अलिंद है और ये नीचे वाला क्या है, आपका निलय है। यहाँ पर क्या होता है, एक कपाट लगा होता है। ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, अलिंद निलय कपाट बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो हम बोल देते हैं अलिंद निलय कपाट या छिद्र बोल दीजिए। ठीक है ना। यह क्या करते हैं, यह रुधिर को अलिंद से तो निलय में आने देंगे लेकिन निलय से अलिंद में जाने नहीं देंगे। ठीक है ना। अब इनका नाम क्या होता है, इनका नाम क्या होता है भाई साहब, उसे भी देख लेते हैं। आप लोगों ने अगली हेडिंग में ऐसे देखा होगा कि आप लोगों ने अगली हेडिंग में देखा होगा त्रिवलनी कपाट और क्या, द्विवलनी कपाट। ठीक है ना, या मिट्रियल वाल्व। ठीक है ना। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा। तो त्रिवलनी कपाट क्या होता है, जो कहाँ पर पाया जाएगा, दाहिने तरफ। ठीक है ना। दाहिने अलिंद और नीले के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसे त्रिवलनी कपाट कहते हैं। त्रिवलनी क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसमें 3 वलन होता है। ठीक है। और जो आपके बाएं निलय और अलिंद के बीच में पाया जाएगा कपाट, उसे क्या बोलेंगे, द्विवलनी कपाट बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 वलन पाए जाते हैं। ठीक है। अब मुझे लगता है आंतरिक संरचना समझ में आ गई होगी आप लोगों को, तो चलते हैं आगे। तो देखिए एनसीईआरटी में यही वाला फिगर दिया गया है आप लोगों के। ठीक है। आप इसे क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और पेपर में भी क्या होता है, पूछा जाता है कि हृदय की आंतरिक संरचना बनाइए। ठीक है ना। तो जनरली क्वेश्चन क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।